turn on your cameras so that we can start chapter number 5 now. We have finished up to chapter number 2 in last lecture. तो आज से हम बात करने जा रहे हैं that is about the important aspects of botany. Before I start, कुछ ऐसी facts जो आपके साथ मुझे share करनी है. Let me share it to you about your examination of NEET. Say for example, when we talk about NEET, you have two portions in biology. One is zoology, the other is botany. Zoology consists 50% of the questions and botany also consists 50% of the questions in NEET. So, 45 questions of each. So, each subject, botany and zoology, will carry 50% of workload. Similarly, when I talk about standards, your 11th standard syllabus has to cover approximately 50% of your total NEET syllabus, and your 12th syllabus will be covering 50%. Now there is a little fluctuation, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है ये proportion में. अगर मैं लास्ट 10 years के क्वेश्चन सेट्स को एनालाइज करूँ तो यहाँ पे 50 की जगह पे यूजुअली 45% ही पूछा जाता है, इन यहाँ पे 50% में 55% ही यूजुअली पूछा जाता है. सो ये एक बात को आपको कंसिडर करके चलना है. स्टैंडर्ड 12th एवरेज थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है. लॉटरी फॉर अस इज दैट, गुड न्यूज फॉर अस इज दैट यहां पे आपके पास 19 चैप्टर है और यहां पे आपके पास सिर्फ 13 चैप्टर है. तो those 13 chapters carry large workload than these 19 chapters. बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि इसमें से नहीं आता है. 11th स्टैंडर्ड में से क्वेश्चंस में अच्छा सा वर्कलोड आता है आपका. अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 35 to 40 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम स्टैंडर्ड 11 टेक्स्ट बुक्स, राइट? सो प्लीज माइंड दोज स्टैटिस्टिक्स इनटू योर माइंड. वन मोर थिंग आई मस्ट हाईलाइट हियर. मुझे जिस बारे में बात करनी है आपसे वो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिंस लास्ट 20 years ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ 11th and 12th साइंस स्टूडेंट्स लाइक यू, राइट, मुझे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट लगता है वो होता है यूजुअली जूलॉजी. एनिमल साइंस के बारे में हमें पढ़ना थोड़ा ज्यादा अच्छा और कंफर्टेबल लगता है. Now comparatively when I come to botany, ये usually unlikely होता है, अच्छा नहीं लगता है पढ़ना. That kind of situation we are facing. So उसका एक major reason ये भी है कि when we have uncertainty while study, जब हम स्टडी करते हैं, जब हम अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं, जब हमें पढ़ाया जाता है या तो हम खुद रीड करने बैठते हैं, तो एक अनसर्टनिटी होती है क्योंकि हमको इंटरेस्ट यूजुअली थोड़ा सा लेकिंग है. तो जो इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में वो इंटरेस्ट हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं, राइट? ये एक मेजर रीजन है इसके पीछे. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट स्पेसिफिसिटी, देखिए अभी आपको जो मैं कहने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कि अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करूं तो बॉटनी का जो पार्ट है ना, बॉटनी एज अ सब्जेक्ट थोड़ा सा कम डीप है, इजी है. कंपैरेटिवली बॉटनी इज इजी चैप्टर. जितने भी चैप्टर्स बॉटनी में है वो इजी चैप्टर्स हैं, राइट? बिकॉज एनिमल्स आर कॉम्प्लेक्स.
प्लांट्स आर लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखिए डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। स्ट्रक्चरली प्लांट्स आर लेस डिफरेंट, वेरी लेस डेवलप्ड, राइट। उसकी आप देखिए वेराइटीज ज्यादा नहीं है, जितनी एनिमल्स की वैरायटी है उतनी प्लांट्स की वेराइटीज नहीं है आपके अराउंड में। हाँ नंबर्स ज्यादा है लेकिन वेराइटीज कम है। सो एनिमल्स के अंदर जो वेरिएशन है उतना वेरिएशन प्लांट के अंदर नहीं है। एनिमल्स की जितनी एडेप्टेशन है उतनी एडेप्टेशन प्लांट की नहीं है। सिंप्लिसिटी की बात करूं तो प्लांट्स आर सिंपल, एनिमल्स आर कॉम्प्लेक्स, राइट। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हार्ड होता है टू अंडरस्टैंड, एंड जो सिंपल होता है वो इजी होता है टू अंडरस्टैंड। प्लांट्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। तो अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके अगर हम उसको समझेंगे तो इजीली वो समझ में आ जाएगा पोर्शन। एंड अगेन आई रिपीट, योर बॉटनी कंसिस्ट 50%, 45 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम बॉटनी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फाइन। तो इस पॉजिटिव मैसेज के साथ मैं बॉटनी का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने जा रहा हूं अब से, राइट। एंड दैट इज प्लांट मोर्फोलॉजी। रेडी। आपको अगर एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात करें तो उसके लिए उसकी जो स्टडी है उसको हम मोर्फोलॉजी बोलेंगे। तो बाहर से वो प्लांट कैसा दिखता है, कौन से उसके पार्ट है, those components are considered as a part of morphology, external characteristic features. ओके वर्सेस अगर मैं बोलूं इंटरनल कैरेक्टर, तो इंटरनल कैरेक्टर के लिए मुझे दो पॉइंट ऑफ व्यूज को पढ़ना पड़ेगा। एक है एनाटॉमी, एक है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, दैट इज टिश्यूज। तो कोई भी पार्ट के अंदर आप क्रॉस सेक्शन लेके चेक करो तो वहां पे टिश्यूज की अरेंजमेंट कैसे होती है, दैट्स कॉल्ड एनाटॉमी। तो इंटरनल, अगर मुझे इंटरनल कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है तो आई नीड टू गो फॉर एनाटॉमी। अगर मुझे एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ना है देन इट इज मोर्फोलॉजी। वन मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इंपॉर्टेंट स्टडी, इंपॉर्टेंट साइंस विच इज शेयर्ड इन 11th साइंस इज फिजियोलॉजी। थर्ड, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड, दैट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ, यहां पे जो है, यहां पे जो है, आपको जो भी एनाटॉमिकली या मोर्फोलॉजिकली जो दिया गया है, ऑर्गन्स, टिश्यूज, राइट। तो अगर उसके फंक्शंस के बारे में अगर आप स्टडी करते हो देन इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। सिंपल तरीके से आपको समझाना मैं चाहता हूं ये कि आपका चैप्टर नंबर 7 जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसमें ये तीनों है, राइट। सबसे पहले एनिमल टिश्यूज के बारे में समझाया है, एम आई वेरी करेक्ट। एनिमल टिश्यूज ये रहा एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो ये पहला कंपोनेंट है आपके चैप्टर नंबर 7 का, एनाटॉमी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, बेसिक टिश्यूज। एक है एपिडर्मल टिश्यूज, एक है कनेक्टिव टिश्यूज, एक है
मसल टिश्यू एंड लास्ट में है नर्वस टिश्यू. यस, सो टोटल 4 टाइप के टिश्यूज को आपको पढ़ाया गया है. दैट इज एनाटॉमी. अब उसके बिकॉज ऑफ दोज 4 टिश्यूज आपके पास है ऑर्गन सिस्टम्स. आपके पास क्या है? ऑर्गन सिस्टम्स. एम आई वेरी करेक्ट? तो आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ाया है. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. 3 एनिमल दिए गए हैं जिसमें से 2 पढ़ने हैं. एक को एलिमिनेट कर दिया है. एक होगा कॉकरोच, एक होगा फ्रॉग. ये दोनों को आपको पढ़ाया गया होगा शायद, है ना? या तो अभी चल रहा होगा वो चैप्टर. तो उसमें पहले क्या दिया है? सही फॉर एग्जांपल फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में पहले क्या दिया है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. बाद में उसको आपको एनाटॉमी समझाई है, दैट इज उसका ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम समझाने के बाद उसका फंक्शन क्या है वो समझाया गया है. ये तीनों पैरामीटर्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा व्हेन सो एवर यू आर आइदर स्टडीइंग जूलॉजी और स्टडीइंग बॉटनी. दोनों में से कोई भी कंपोनेंट को आप स्टडी करते हो, जूलॉजिकल स्टडी करते हो तो भी आपको ये तीनों के तीनों को कंसीडर करके पढ़ना है. एंड अगर आप बॉटनी का कोई भी चैप्टर, कोई भी कंपोनेंट पढ़ते हो तो आपको ये तीनों 3 एस्पेक्ट से उसको पढ़ना पड़ेगा. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. हम सब ये तीनों वर्ड का मीनिंग परफेक्टली हमें पता है. मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. मोर्फोलॉजी एक्सटर्नल कैरेक्टर है, एनाटॉमी इंटरनल कैरेक्टर है, इंटरनल टिश्यूज की अरेंजमेंट के बारे में है. एंड फिजियोलॉजी इज फंक्शनल, दैट इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन आप कैसे करते हो उसके बारे में स्टडी है. तो ये 3 टाइप की स्टडी आपको करनी है विथ रेफरेंस टू योर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो लेट मी स्टार्ट नाउ अबाउट बॉटनी. हमें ये सब्जेक्ट को बोरिंग सब्जेक्ट की तरह नहीं लेना है. इट इज सब्जेक्ट विच इज इवन फार मोर इंटरेस्टिंग देन जूलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट. राइट? सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की. यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की. If suppose I need to think about botany. Botany is study of plant. प्लांट्स की स्टडी है बॉटनी. बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स. तो मुझे अब ये जानना है कि प्लांट्स जो है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. लुक, चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखाया गया है शायद, जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है. देयर आर 4 लेवल ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. एक है सेल लेवल, एक है टिश्यू लेवल, एक है ऑर्गन लेवल और एक है ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो ये 4 लेवल आपको सिखाए गए हैं जब आपने सीखा था एनिमल का क्लासिफिकेशन. राइट? मुझे प्लांट्स के बारे में अभी जानना है, एनिमल्स के बारे में नहीं. लेट मी क्लेरिफाई. राइट? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो सभी के लिए एक समान होते हैं, अगर वो प्लांट है, अगर वो एनिमल है, अगर वो यूनिसेल्यूलर है, अगर वो मल्टीसेल्यूलर है. से फॉर एग्जांपल मैं मोनेरा की बात करूं तो इसमें से कहां पे मैं प्लेस कर सकूंगा मोनेरा को? हैंड रेज करेंगे हम अगर जवाब आता है तो. अहमदाबाद सेंटर, पोरबंदर. आई एम कमिंग टू यू लेटर ऑन. सेल. ओके, सो मोनेरा को मैं यहां पे रखूंगा. राइट? ओके, प्रोटिस्टा को मैं कहां पे रखूंगा? पोरबंदर. चलिए.
ओके, सो प्रोटिस्टा को भी मैं यहां पे रखूंगा। नेक्स्ट होगा फंजाई। फंजाई, वहां पे मैं कहां पे फंजाई को रख सकता हूं? चलिए, पोरबंदर। ओके, उसको मैं यहां पे भी रख सकता हूं और उसको मैं यहां पे भी रख सकता हूं। सर वो ईस्ट के लिए एग्जैक्टली राइट, दैट्स द पॉइंट, लाइक इट, राइट, इट इज वेरी मच राइट। फंजाई जो यूनिसेल्यूलर है, दैट इज यीस्ट, तो वहां पे मेरे को ये सेल लेवल पे ही जाना पड़ेगा। देखिए, आप जो पढ़ते हो उसको कंपेयर करके कहां पे इंप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए। दैट्स द वेरी गुड आंसर, आई अप्रिशिएट पोरबंदर सेंटर, राइट। टिश्यू लेवल, यूजुअली फंजाई के अंदर टिश्यूज है, ऑर्गन्स नहीं है। ओके, मैं बात अभी करने जा रहा हूं, दैट्स नेक्स्ट टू फंजाई। अब आ रहा है प्लांट। प्लांट को मैं कहां पे रख सकता हूं? ये चलिए, अहमदाबाद सेंटर ऑल्सो इज इन अ क्यू। अहमदाबाद, बेटा थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। टिश्यू, ऑल राइट। वलसाड़ भी था आई थिंक। कौन था दूसरा? कोई सेंटर था जिसका एड्रेस था, मैं ध्यान में भूल गया एक्चुअली। पोरबंदर, बोलिए। वर्कन होगा सर, आई थिंक वर्कन होगा। मैं आप जो बोलोगे वो लिख तो लूंगा एक बार, है ना। चलिए, ओके, प्लांट्स, यस, पालनपुर सेंटर बेटा, पालनपुर। पालनपुर सेंटर, आई थिंक आपने प्लांट्स बोला ना, प्लांट बोला आपने, ऑल राइट, गुड, गेट इट डन। ओके, यहां पे अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो ये तीनों में आएंगे। वाई? बिकॉज क्लोरोफाइसी algae, उसका सबसे पहला जो वर्जन, देर आर 3 लेयर्स। एक लेयर उसका क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वाला है, क्लेमिडोमोनास। याद आ गया है ना? तो वो उसको मैं सेल्यूलर लेवल पे रख सकता हूं, टिश्यूज नहीं है उसके पास। इट्स लाइक पोरीफेरा ऑफ एनिमल। एनिमल में कैसे पोरीफेरा है, सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, वैसे प्लांट में सेम थिंग एप्लीकेबल फॉर क्लोरोफाइसी के जो इनिशियल 2 है। कौन से हैं? एक का नाम मैंने दिया, दूसरा आपको बोलना है। मैंने एक का नाम दिया है क्लेमिडोमोनास, दूसरे का नाम आपको बोलना है। जो पट्टी जैसी होती है, पट्टी जैसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। बोलिए फटाफट, चलिए। 2 ही सेंटर में से आंसर आता है, या तो वो पोरबंदर होता है या तो अहमदाबाद होता है। तीसरा सेंटर पालनपुर 1-2 बार बोलते हैं, तो दूसरे सेंटर्स को आंसर देना पड़ेगा। चलिए फटाफट दूसरे सेंटर्स। अगेन 3 सेंटर्स में से ही हाथ ऊपर है जिसका नाम मैंने लिया। बाद में आपको लगेगा कि मैं इस 3 सेंटर को ही पूछता हूं, दूसरे सेंटर को पूछता ही नहीं हूं। कैसे पूछूंगा, आप हैंड रेस करते ही नहीं हो तो। हम्म चलिए, कोई बात नहीं है ना। सबसे पहला हैंड रेस अहमदाबाद से, एक मिनट, पालनपुर सूरत, गुड, पालनपुर सूरत, हाश। Cholera. सॉरी,
कॉलेरा कॉलेरा कॉलेरा, ओके, वो यूनिसेलुलर algae होती है ना। ओके, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। एनीथिंग एल्स? दूसरे कोई सेंटर में से किसी का जवाब? वलसाड सेंटर, वलसाड सेंटर, स्पाइरोगाइरा, राइट, ओके, स्पाइरोगाइरा। आपकी टेक्स्ट बुक में स्पाइरोगाइरा है, राइट? तो मैं ऐसा ही इंसिस्ट करूंगा ऑलवेज, आई ऑलवेज सजेस्ट वन थिंग, कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो ही आपको एग्जाम्पल के अंदर लिखना है, राइट? अहमदाबाद, यूलोथ्रिक्स, या, ओके, पोरबंदर, वही था ऑल राइट, स्पाइरोगाइरा, डन डन डन। सो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहां पे देखने को मिलेगा। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद की जितनी भी algae है, जिसको बोलते हैं ब्राउन algae, राइट, एंड रेड algae, तीनों, दो आपको रेड algae के एग्जाम्पल होंगे एंड तीन आपके एग्जाम्पल है वो है ब्राउन algae के, राइट? सो तीनों के तीनों में से दो जो है टिश्यू लेवल के है, ऊपर का एक है वो सेल लेवल का है। अब ऑर्गन लेवल की बात करूं मैं, तो वो पूरा अब से उसके बाद का जो होगा वो ऑर्गन लेवल का होगा। क्यों ऑर्गन लेवल में मैं algae को नहीं डाल रहा हूं, मैं समझाता हूं आपको। आइक्लर, आपने नाम सुना है आइक्लर? किसने सुना है आइक्लर का नाम? किसी ने नहीं सुना है? नॉट एन इश्यू, मैं समझा देता हूं आपको। आपने प्लांट के बारे में जो भी ये आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो आइक्लर का क्लासिफिकेशन है। आइक्लर इज अ नेम ऑफ ए साइंटिस्ट हु गेव दिस क्लासिफिकेशन। ये है नॉन फ्लावरिंग प्लांट और ये है फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग के तीन पार्ट्स हैं, एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा और एक है टेरिडोफाइटा। ये दो, इसके दो पार्ट है, एक है जिम्नोस्पर्म, एक है एंजियोस्पर्म, दिस इज अ सिस्टम विच इज गिवन बाय आइक्लर, राइट? ओके। अगर मैं बात करूं थैलोफाइटा, अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइटा एंड अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा विच हैज ओनली सिंगल ऑर्गन, वो ऑर्गन नहीं था एक्चुअल में, सिंगल स्ट्रक्चर था उसके पास। तो वन स्ट्रक्चर, इसके पास दो टाइप के स्ट्रक्चर बने, इसके पास तीन स्ट्रक्चर बने। अब ये कौन से स्ट्रक्चर है वो आपको बताना है, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया है। थैलोफाइटा यानी कि algae के पास कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे उसकी बॉडी बनी है? इफ आई वुड लाइक टू चेंज और स्विप द क्वेश्चन, मैं algae की प्लांट की बॉडी को क्या बोलूंगा, वो भी दैट ऑल्सो कैन बी द आंसर, राइट? वलसाड सेंटर का हैंड पहले रेज हुआ है।
I didn't get your voice properly. Valsad Center. Answer please. थैलस. गुड. ये जो उसके पास एक स्ट्रक्चर है उसको वो हम बोलते हैं थैलस. इसके पास थैलस है इसलिए तो उसको थैलोफाइटा, ग्रुप का नाम है थैलोफाइटा. आपको ये टेक्स्ट बुक में शायद दिया गया है, शायद नहीं, मुझे नहीं पता है, शायद नहीं है बुक के अंदर ये स्ट्रक्चर, इसका नाम. ये ग्रुप का नाम थैलोफाइटा है. क्यों? उसका थैलस है स्ट्रक्चर. थैलस स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेटिक है. क्या है? फोटोसिंथेटिक. तो सबसे पहला प्लांट का जो ऑर्गन बना वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. लीफ नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. तो ये रहा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपका. थैलस इज फोटोसिंथेटिक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. मींस लीफ का वो प्रिकर्सर है. प्रिकर्सर मतलब पुराना स्ट्रक्चर. उसी में से इवॉल्व होके लीफ बना है. राइट? उसी में से इवॉल्व होके लीफ बना है. ऑल राइट. अगर मैं बात करूं नाउ ये टू स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइटा, तो उसके अंदर ऐसे कौन से दो स्ट्रक्चर हैं? ब्रायोफाइटा के अंदर दो स्ट्रक्चर जो है वो कौन से हैं? जूनागढ़ सेंटर. सर लिवरवुड्स एंड मोसिस. स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, टाइप्स की नहीं. अगर मैं लीवरवर्ट की बात करूं या तो मोस की बात करूं, उसकी बॉडी के दो स्ट्रक्चर कौन से हैं? दोनों की बॉडी के दो स्ट्रक्चर जो है वो कौन से हैं? वलसाड. थोड़ा जोर से. कम ऑन, बादाम खाके. ओके. पोरबंदर. अहमदाबाद कमिंग टू यू. अहमदाबाद कमिंग टू यू. थैलस एंड राइजोइड्स. ओके. थैलस एंड राइजोइड. अहमदाबाद. Same answer. All right, same answer. So I'm writing thallus plus rhizoid. Right? So rhizoid is what? Root-like structure. Because it has role and responsibility of absorption. देखिए इवोल्यूशन तीन पार्ट जो प्लांट के हैं, मेन तीन पार्ट है, रूट, स्टेम, लीव्स. उसमें से पहला कौन बना? लीफ. दूसरा कौन बना? रूट. तीसरा कौन बनेगा? एक ही है, स्टेम. वो किस में आएगा अभी? टेरिडोफाइट्स. हो गया सिंपल. देखिए बोटनी अघरा नहीं है, अघरा हम उसको बना देते हैं. इट इज नॉट बोरिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. राइट? तो यहां पे तीन स्ट्रक्चर बने, थैलस प्लस राइजोइड्स प्लस वास्कुलर टिश्यूज. और ये हो गया आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. तो इसके पास तीनों ऑर्गन है, तो थ्री स्ट्रक्चर. इसके पास दो ऑर्गन है, दो स्ट्रक्चर. इसके पास एक ही ऑर्गन है, एक स्ट्रक्चर. तो इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये है. सबसे पहला लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना, लीफ प्लस रूट लाइक स्ट्रक्चर बना, लीफ प्लस रूट प्लस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना. अंडर डेवलप्ड तीनों, लेकिन परफेक्टली डेवलपमेंट यहां पे हुआ. एंड ये बने डेवलप्ड प्लांट, ये नॉन डेवलप्ड प्लांट. तो ये हो गए हमारे फ्लावरिंग प्लांट. अगर डेवलप है तो उसके पास स्ट्रक्चर इनफ है, पॉसिबिलिटी इनफ है कि वो सेक्सुअल रिलेशन जो है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो कर सके.
तो यहां पे इनफ डेवलपमेंट हो चुका है, तो ये बनाएंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, राइट। यहां पे वो नहीं है, ये इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए उसको हम बोलेंगे नॉन फ्लावरिंग, क्योंकि फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू विथ द थम्स अप, राइट। ओके, अभी मैं आ गया हूं यहां पे फ्लावरिंग प्लांट पर। फ्लावरिंग प्लांट में मेरे पास दो ऑप्शन है, एक जिम्नोस्पर्म्स है और एक एंजियोस्पर्म्स है। जिम्नोस्पर्म को मैं फुल्ली डेवलप्ड फ्लावरिंग प्लांट नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई कैन नॉट सी फ्लावर्स इनटू दैट। इनकरेक्ट, टेक्निकली पूरा फ्लावरिंग पार्ट नहीं है। हाँ, सीड प्रोड्यूसिंग है, सीड प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कवरिंग फ्लावर की नहीं है, फ्रूट नहीं बनता है, तो इट इज इनकम्प्लीटली मैच्योर्ड फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके हिसाब से जब भी मैं फ्लावरिंग प्लांट बोलूंगा, इट इज स्ट्रेट वे मीनिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म। डू रिमेंबर दिस। आपकी टेक्स्ट बुक में जहां पे भी ऐसा मेंशन्ड है कि इट इज रिलेटेड टू फ्लावरिंग प्लांट, आपको क्या लेना है? इट इज अबाउट द एंजियोस्पर्म्स। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दैट। रेडी? चलिए, अभी मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं। नाउ आई एम इनटू फ्लावरिंग प्लांट। उसके पार्ट्स की बात करूंगा, पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स की, क्योंकि हम जानने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी का नाम ही यही है कि वी आर अबाउट टू लर्न व्हाटसोएवर प्लांट पार्ट्स यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम आउटसाइड। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है ये। ओके, बीच में एक पॉइंट रह गया है जो मैं मिस नहीं करना चाहता हूं, वो ये है। तो यहां से मैं स्टार्ट अगेन कर रहा हूं। प्लांट जो जिसके बारे में मुझे बात करनी है, फ्लावरिंग प्लांट की अगर मैं बात करूं, तो उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इफ आई टॉक अबाउट फ्लावरिंग प्लांट, थम्स अप। तो अगर आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपको लिखना है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखना है? ऑर्गन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑर्गन लेवल है, तो प्लांट के ऑर्गन्स जो है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। प्लांट के पार्ट्स जो है यानी कि ऑर्गन्स जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के, वो दो टाइप के हैं। एक जिससे उसकी मेन बॉडी बनती है, एंड उसको मैं बोलूंगा वेजिटेटिव ऑर्गन्स। क्या बोलूंगा? वेजिटेटिव ऑर्गन्स, जिससे प्लांट की मेन बॉडीज बनती है। तो सबसे पहला जो वेजिटेटिव पार्ट बना प्लांट के अंदर वो था लीफ। उसके बाद जो डेवलप हुआ वो है रूट, और तीसरा जिसका डेवलपमेंट हुआ वो है स्टेम। ये तीन पार्ट उसके मेन बॉडी को बनाते हैं। तो प्लांट के मेन वेजिटेटिव ऑर्गन्स तीन हैं, लीफ, रूट एंड स्टेम। आई एक्सपेक्ट थम्स अप हियर। गुड। चलिए, अब आते हैं सेक्सुअल ऑर्गन या तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास। Again, they have three reproductive organs.
जिसमें पहला ऑर्गन है वो है जिसके लिए इसको बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर डेवलप होते हैं सीड्स। रेडी? एंड जब जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, एक बाजू सीड बनेंगे और एक बाजू फ्लावर का पार्ट जो है वो फ्रूट में डेवलप होगा। तो देर आर 3 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। राइट? सो आपके सामने उसका पूरा मॉर्फोलॉजिकल डिजाइन मैंने रखा है बॉडी का। उसकी बॉडी के अंदर 2 टाइप के कंपोनेंट्स है, 2 टाइप के ऑर्गन्स हैं। एक है जिससे उसकी मेन बॉडी बनती है, वेजिटेटिव ऑर्गन बोलेंगे, लीफ, रूट, स्टेम। एक वो है जो आप उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दिए गए हैं, फ्लावर्स, सीड्स एंड। चलिए, किसको इसमें डाउट्स है कोई ऐसा जिसको यहां पे डाउट है, किसी को नहीं समझ में आया हो कोई पॉइंट ऐसा? ऑल राइट। सो अब मैं एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर पहली बार यहां पे घुसा। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। जितनी भी प्राइमरी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, राइट, वो मैंने इंट्रोड्यूस कर दी आपको। उसके बाद हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 को। तो आपके सामने ये जो डायग्राम रखी है, इस डायग्राम एक स्टैंडर्डाइज डायग्राम है प्लांट के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है उसके लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहां पे बीच में एक लाइन है जो है सॉइल। सॉइल के नीचे कुछ पार्ट है, सॉइल के ऊपर कुछ पार्ट है। राइट? सो एज पर द डायग्राम, जो पार्ट, जो बॉडी का पार्ट सॉइल के अंडर डेवलप होने वाला है उसको हम बोलेंगे रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम। एंड जो पार्ट बॉडी का, अब ये हमारी बॉडी की बात नहीं है। यस सर? वो प्लांट आपने जो ऑर्गन में लिखा था तो वो ऑर्गन सिस्टम में नहीं आ सकता? प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं है। राइट? क्यों नहीं है उसके बारे में हमें बात करनी है लेटर ऑन। राइट? क्यों हम उसको ऑर्गन सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, वो क्लियर कट एक लॉजिक समझाता हूं। ऑर्गन सिस्टम में वेराइटीज ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गन सिस्टम, कोई भी एक एग्जांपल ले लें आप, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम ले लीजिए, चलिए इजीएस्ट है। तो उसमें एक माउथ होता है, एक ये फूड पाइप होता है, एक स्टमक होता है। ऐसे कोई भी कंपोनेंट प्लांट के अंदर आपको नहीं देखने को मिले। राइट? ऐसा कुछ है ही नहीं, प्लांट के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं जिसमें आपको ऐसे बॉडी के कंपोनेंट देखने को। तो ऑर्गन सिस्टम प्लांट के अंदर है ही नहीं। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम, उसका मतलब आपको ऑलरेडी समझाया गया है। तो यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गन सिस्टम, तो वो मैं यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं कर रहा हूं। बट एक चीज मैं क्लेरिफाई यहाँ पे ये कर रहा हूं कि प्लांट के अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, चाहे वो कितना भी एडवांस लेवल का प्लांट हो। प्लांट के अंदर कभी भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है। मैक्सिमम जो प्लांट के पास है वो ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। राइट? ऑर्गन सिस्टम किसको बोलूंगा मैं? जितने भी ऑर्गन का एक लिस्ट बना वो सब एक ही काम करेंगे, तब उसको ऑर्गन सिस्टम बोलूंगा। राइट? प्लांट के पास ये 3 ऑर्गन है लेकिन तीनों अलग अलग काम करते हैं। रूट एब्जॉर्प्शन का काम करता है, लीफ है फोटोसिंथेसिस का काम करता है, एंड शूट जो है दैट इज स्टेम, तो वो सिर्फ कंडक्शन का काम करता है, दूसरा कुछ नहीं। अंडरस्टूड? सो वो एक काम करने के लिए नहीं बने हैं इन शॉर्ट। राइट? अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूं, से फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल मैंने अभी दिया है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो भी होगा वो फूड के साथ ही होगा। FOOD, फूड के साथ ही होगा। मेरी ओरल कैविटी की फूड के साथ ही काम करेगी। मेरा ये जो पार्ट है फूड पाइप, वो भी फूड के पास, उसको ही वो ट्रांसलोकेट करेगा। अगर मैं स्टमक की बात करूं वो फूड को ही चर्न करेगा। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो फूड को। तो यहां पे एक ही काम करने के लिए सभी ऑर्गन मॉडिफाई हुए हैं, इसलिए उसको ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। और यहां पे ऐसा नहीं है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस डाउट। राइट? ओके। तो जमीन के ऊपर की साइड
जो पार्ट उगता है कोई भी प्लांट हो उसको हम बोलेंगे शूट सिस्टम, शूट सिस्टम, राइट। तो एक होगा रूट सिस्टम और एक होगा शूट सिस्टम, तो उसकी सिस्टम के पार्ट्स हैं। चलिए यहां पे मैं आता हूं अभी टेक्सचुअल कंटेंट में। तो सबसे पहले दिया गया है व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोर्फोलॉजी, जो डिटेल में आपको समझाया गया है कि इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको बोलेंगे हम मोर्फोलॉजी। अब मैं बात कर रहा हूं एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट की, तो उसके अंदर वेराइटीज ऑफ द ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लाइक उसके पास रूट्स है, उसके पास स्टेम है, उसके पास लीव्स है, उसके पास फ्लावर्स है, फ्रूट्स है। इन सभी के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है, सीखना है, जानना है। बट मेनली मैं उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। जो जमीन के नीचे है वो रूट सिस्टम, जमीन के ऊपर है शूट सिस्टम। तो एक है रूट सिस्टम विच इज अंडरग्राउंड पार्ट, एक है शूट सिस्टम जो है अबोव द ग्राउंड पार्ट्स। चलिए इसमें किसी को अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए हैं, यू कैन रेज द हैंड और आस्क द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। सभी को समझ में आ गया है? थम्स अप। All right, let me move to the next slide. Now, three vegetative organs, जिसमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक सबसे पहले जिसको एक्सप्लेन किया गया है दैट पार्ट इज रूट एंड रूट सिस्टम। तो लेट वी स्टार्ट विथ द रूट, राइट, द रूट। अब पॉइंट ये है कि यहां पे उसकी डेफिनेशन दी गई है जिसमें लिखा गया है इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट। रूट तो अंडरग्राउंड है वो तो हमें पता ही है, लेकिन लिखा क्या है देखिए, इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट विच इज गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल ऑफ एन एम्ब्रियो, रेडिकल ऑफ एन एम्ब्रियो। चलिए इसमें कौन ऐसे स्टूडेंट है जिसको ये नहीं पता है कि रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो क्या है? मैं एक्सप्लेन तो करूंगा अगर किसी को नहीं पता है। किसको नहीं पता है रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है? ये गलत नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप से इट टू मी, तो मैं एक्सप्लेन करूं उसको, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऑल राइट, देयर आर मेनी, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, राइट? ओके, कोई एक सीड में लेता हूं, से फॉर एग्जांपल अपना जो बीन એટલે वाल, खबर पड़ता है ना बीन में, वाल में, ओके, तो वाल का ये दाना है, राइट? ऐसे बोलूंगा तो हिंदी में आ जाएगा, वाल का दाना है ये, है ना? तो अगर मैं इसको उसकी ऊपर की जो कवरिंग होती है, छाल होती है, उसको मैं उखेड़ देता हूं एंड उसके दोनों कंपोनेंट को अलग, डाइकोट है ना ये, तो डाइकोट सीड है, तो उसके दो फाड़िए होते हैं, दो कोटिलीडोन्स होते हैं, तो उसको मैं कट ओपन करूंगा तो ये दोनों कंपोनेंट ऐसे मिलेंगे मुझे, ऐसे करके, ऐसे, ये दोनों फाड़िए उसके नोखे हो गए, राइट? दोनों के बीच में एक ऐसा पार्ट मुझे मिलेगा, ऐसा, ऐसा पार्ट मिलेगा। इसको मैं हाईलाइट करके थोड़ा सा जूम करूंगा आपके लिए ताकि आपको पता चले कि ये क्या है। इसको मैं जूम कर रहा हूं, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जिसको मैंने बोल रहा हूं एन एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, तो ये एम्ब्रियो को मैं एनलार्ज कर रहा हूं ऐसे, ये हर्पोलिया नहीं है, ये एम्ब्रियो है। हर्पोलिया में पता चलता है ना, छोटा सा कीड़ा होता है ना, उसको हर्पोलिया बोलते हैं, तो ये वो नहीं है, ये एम्ब्रियो है, जस्ट रफ डायग्राम है, सो डोंट टेक इट सो सीरियसली, राइट? ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो इसकी ये जो है, ये मेन एक्सिस बोलता हूं, ये जो मिडल पार्ट है ये है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये मिडल पार्ट मींस यहां से लेके रफली आप कैलकुलेट करिए यहां तक, ये
अबोव द एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ऊपर का पार्ट जो है उसको मैं बोल रहा हूं प्ल्यूमूल, ऐसा नाम है उसका, प्ल्यूमूल, राइट? क्या नाम है उसका? प्ल्यूमूल। और इसके नीचे का जो ये पूछड़ा लटक रहा है इसको मैं बोलूंगा रेडिकल। क्या बोलूंगा मैं उसको? रेडिकल, राइट? CLE है या CAL है, मैं भूल गया हूं। CLE है। रेडिकल, CLE, राइट? अब प्ल्यूमूल में से बनने वाला है शूट सिस्टम। एंड रेडिकल में से बनेगा रूट सिस्टम। लेकिन कब बनेगा? कब बनेगा? जब ये सीड जर्मिनेट होगा तब। कब बनेगा? आफ्टर जर्मिनेशन। Radical is going to make root system and plumule are going to make the shoot system. अब ये दोनों में से पहले कौन एक्टिव होगा? तो पहले एक्टिव होने वाला पार्ट है वो रेडिकल है, और दूसरा जो एक्टिव होगा वो है प्ल्यूमूल। ये भी एक फिक्स पैटर्न है। कोई भी बीज है उसमें से पहले रूट निकलता है, राइट? से फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर हम स्प्राउटेड सीड्स बनाते हैं, स्प्राउट। ये तो सबके घर में बनते हैं, कोई हैंड रेज मत करिएगा, मैं अगर पूछूंगा स्प्राउट किसको नहीं पता है, सबको पता होना चाहिए, है ना? फणगावेला मग बोलते हैं ना गुजराती में उसको हम, फणगावेला कठोड़। तो ये जो वो कोटा फूटता है ना सफेद या लाइट येलो कलर का, तो वो उसका रेडिकल में से रूट निकला है। तो सीड कोई भी हो, अगर उसमें से जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले रेडिकल में से रूट ही निकलता है, ये फिक्स है उसका पैटर्न। उसके बाद शूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। ये आपको रफली टेंटेटिवली याद रख लेना है। याद रखने में मुश्किल है ऐसा कुछ भी अभी आया ही नहीं है, इजी है। जितना भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है सब एक बार सुनने से याद रह जाए ऐसा ही कंटेंट है ना? अगर फिर भी आपको याद नहीं रहा हो तो इसकी वीडियो लिंक एक बार देखकर आप याद कर लीजिएगा। तो आई होप नाउ यू आर वेरी क्लियर विथ मीनिंग ऑफ रेडिकल। रेडिकल में से रूट सिस्टम डेवलप होता है। सो ये यहां पे है। So now again I am repeat, it is the underground part which is formed by radical of an embryo. उसका मीनिंग अब हमको क्लियरली पता है। नाउ हमारे लिए एक और नई बात आ गई कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। आई रिपीट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। पहला टाइप है जिसको मैं बोलूंगा टेप रूट सिस्टम। दूसरा एक टाइप है जिसको मैं बोल रहा हूं फाइबरस रूट सिस्टम। एंड तीसरा एक है जिसको मैं बोलूंगा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो उसके लिए मुझे एक और हिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, राइट? मुझे एक और हिस्ट्री को दोहराना पड़ेगा। आपने पहले इसके बारे में स्टडी किया है, इसके ऊपर से इवॉल्व होके जो बना था वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स। मुझे जिम्नोस्पर्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में अगर कोई बता सकता है तो आई विल बी हैप्पीएस्ट बाय नोइंग दैट। चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर या तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स।
पोरबंदर सेंटर ओके, आप हैंड रेज करना छोड़ दीजिए 1 मिनट। हाथ दुखने लगेगा, दूसरा कुछ नहीं है। अगर आपको हैंड रेज करना है तो ये वो होगा ना, स्क्रीन के ऊपर जो हैंड रेज होता है वो कर दीजिए ताकि मुझे पता चले। ऑल राइट। अहमदाबाद सेंटर आप हाथ ऐसे छोड़ दीजिए, हाथ दुखने लगेगा। आपका हैंड रेज हुआ है, मुझे दिख रहा है ना? ओके। एक पालनपुर भी हैंड रेज किया है, पोरबंदर ने किया है और अहमदाबाद ने किया है। बाकी किसी को नहीं याद है कि जिम्नोस्पर्म क्या है? ओके गुड। मोनार्क सूरत, मोनार्क सूरत, तरसाली बरोड़ा ने भी किया है। मोनार्क सूरत आप बताइए प्लीज। चलिए सर नॉन फ्लावरिंग है। नॉन फ्लावरिंग, ओके ओके। ईडर सेंटर आप बताइए कोई एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आप मोनार्क आपने जो बोला वो गलत नहीं है, हाँ, डोंट माइंड। ईडर सेंटर फिर से बता सकते हो प्लीज? ओके, सीड्स आर नेकेड, गुड। चलिए वलसाड सेंटर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके। हिम्मतनगर सेंटर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बेटा आपकी वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही। ऑल राइट। एसयूवी सूरत, सर they are tallest. रिपीट। सर उसमें है ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, अलग-अलग टाइप की fruits होती है, और अलग fruits हो गई, small fruits हो गई, tap fruits। ओके। बाइली सेंटर, Hello sir, am I audible? या यू आर। Their seeds are naked and heterosporous there. Okay, seeds are naked and heterosporous. Good, no problem. Anything else? Ahmedabad center. I'm coming. Porbandar, coming. You are excited, I know it. Okay, post fertilization event होता है पोरबंदर सेंटर। सर लार्जेस्ट साइज 100 मीटर तक जा सकते हैं, इसीलिए टेप रूट की जरूरत है। That's the main point. Come on. वो लार्जेस्ट है साइज में। लार्जेस्ट ट्री बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म, वही तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, इसी के बिलोंग्स में हमें ये पूरा सिस्टम समझना है। माइंड इट वेरी वेल। एक पॉइंट पे ही फोकस करना है मुझे, राइट? कि उसको अगर साइज को बड़ा करना है, उसको रेज होना है, तो उसके लिए उसको रूट सिस्टम जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको डेवलप करना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। तो सबसे पहले वहां पे रूट में से रूट सिस्टम बना, जिम्नोस्पर्म के अंदर रूट सिस्टम बना, राइट? और उसने जो रूट सिस्टम बनाया है वो कैसा बनाया मैं आपको समझा देता हूं। तो एक पार्ट का नाम है रेडिकल। रेडिकल में से बना एक रूट। रेडिकल में से क्या बना? एक रूट। जो रूट मेन एक्सिस बना, ये रूट बना रेडिकल में से, ये मेन एक्सिस बना।
थोड़ा मोटा हुआ, झाड़ा हो गया, क्योंकि वो बड़ा प्लांट है तो उसका स्टेम थर्ड बड़ा होगा, तो इसके हिसाब से रूट भी बड़ा हो गया, तो उसको मैंने बोला प्राइमरी रूट। क्या बोला? प्राइमरी, बिकॉज इट इज द फर्स्ट ब्रांच, मेन एक्सिस है वो। अब उसको आगे बढ़ना है, बड़ा होना है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, तो एक से नहीं होगा। क्या कहा, क्या करा उनने? उनने ब्रांचिंग करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया? ब्रांचिंग करना शुरू। तो प्राइमरी में से निकला एक ब्रांच का जत्था, एक पूरा, कितने सारे ब्रांच पड़े। तो ये है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट में से निकला सेकंड नंबर, तो इसको बोलूंगा मैं सेकेंडरी रूट। अब जरूरत पड़ने पे यहां पे भी सब ब्रांचिंग हुई, ये थर्ड नंबर, तो उसको मैं बोलूंगा टर्शरी। अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पे भी ब्रांचिंग होगी, फोर्थ नंबर की ब्रांचिंग होगी, उसको मैं बोलूंगा क्वाटरनरी ब्रांच। तो ये जो सिस्टम है उसको मैं बोलूंगा टैप रूट सिस्टम। क्या बोलूंगा? टैप रूट सिस्टम। ये हो गई आपकी टैप रूट सिस्टम। तो रेडिकल में से क्या बनेगा? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट में से क्या बनेगा? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट में से डेवलप होगा टर्शरी रूट, एंड टर्शरी रूट की ब्रांचिंग होगी, बनेगा क्वार्टरनरी रूट। हायरार्की आपको ये याद रखनी है ऐसे। तो सबसे पहली जो सिस्टम रूट की बनी वो ये टैप रूट सिस्टम बनी है। तो पहला जो टाइप है रूट सिस्टम का, जो जिम्नोस्पर्म ने चालू किया है, वो टैप रूट सिस्टम है। अब उसी में से गया एंजियोस्पर्म के पास। तो काफी सारी एंजियोस्पर्म्स ऐसी है जिसके अंदर टैप रूट सिस्टम है। तो जिम्नोस्पर्म में से जो प्लांट सिस्टम बनी है, जिम्नोस्पर्म में से जो एंजियोस्पर्म बने, उसको मैं बोलता हूं डाइकोट प्लांट। क्या बना? डाइकोट प्लांट, डाइकोटिलीडोनस प्लांट। तो हेरिडिटी में डाइकोट प्लांट को टैप रूट सिस्टम मिली है। किस में से मिली है? जिम्नोस्पर्म्स में। किस में से मिली है? जिम्नोस्पर्म्स में, राइट? ओके। अभी इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, टैप रूट सिस्टम ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड टैप रूट सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म। और वो डिफरेंस उसकी साइज के हिसाब से है। इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज मीडियम या तो छोटी है इसके कंपैरिजन में। एम आई वेरी करेक्ट? तो यहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा चाहिए, यहां पे एब्जॉर्प्शन कम होगा तो चलेगा। यहां पे एब्जॉर्प्शन दोनों के, अगर रूट के शेप या साइज की बात करूं तो सेम है, रूट दोनों के सेम है, बट यहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा करना है जिम्नोस्पर्म में, यहां पे एंजियोस्पर्म में कम करना है। तो ज्यादा अब्जॉर्प्शन करने के लिए उसने किसी को हेल्प करने के लिए बुलाया है। ओ भाई, उससे होता नहीं है, इसलिए उसने हेल्प किसी की मांगी है। पता है किसकी हेल्प मांगी है जिम्नोस्पर्म ने एब्जॉर्प्शन के लिए? दो सेंटर है जिसके हाथ ऊपर है, अहमदाबाद एंड पोरबंदर। उसके अलावा और कोई है सेंटर? ओके, भूज। भूज Sir, LP and
थोड़ा जोर से बोल सकते हो बेटा प्लीज? algae and fungus. ओके, algae and fungus. ऑल राइट. महुआ सेंटर, महुआ सेंटर. थोड़ा जोर से. नॉट गेटिंग वॉइस. Nitrogen fixing cyanobacteria. ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. सूरत पालनपुर. Fungi. फंजाई. गुड गुड, फंजाई. ओके, सभी अपने हैंड रेज जो है वो अगेन बैक टू नॉर्मल कर देंगे. अपना आंसर आ गया है फंजाई. एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट सिस्टम, उसका एक नाम है, चलिए पोरबंदर सेंटर बोल दीजिए. सबसे पहले हैंड रेज आपका ही हुआ था इसलिए आपको चांस दे रहा हूं. यस, माइकोराइजा, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ रूट सिस्टम ऑफ जिम्नोस्पर्म विथ ए फंजाई, राइट. माइकोराइजा. तो माइकोराइजा का एसोसिएशन इनको चाहिए, इनको जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी साइज बड़ी है, इसकी साइज इतनी बड़ी नहीं है कि उसको इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने की जरूरत पड़े. देखिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपको ये सब कोरिलेशन याद रखने पड़ेंगे. डू रिमेंबर दिस. इजी है, कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं जो याद नहीं रख सकता है ना. इजी है, आपको इजीली याद रख सकते हो और कोरिलेट भी कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर साइज, बेस्ड ऑन देयर नीड. आप अपने आप भी उसको सोच के समझ सकते हो. डोंट वरी अबाउट इट. सो यहां पे भी सेम रूट सिस्टम है. डाइकोटिलीडोनस के पास सेम रूट सिस्टम है जिसको हम बोलेंगे टेप रूट सिस्टम, राइट. तो सबसे पहला जो रूट सिस्टम है दैट इज टेप रूट सिस्टम. तो चलिए हम अब बात करते हैं कि कौन से पॉइंट्स है जो हमको कवर करने हैं. पहला है अपना टेप रूट सिस्टम का कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेप रूट. उसके ब्रांचिंग होते हैं सेकेंडरी रूट्स और टर्सरी रूट्स में. पता चल गया है आपको? थम्स अप करिएगा. ऑल राइट, गुड. देखने को मिलेगा आपको डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स के अंदर. कहां पे देखने को मिलेगा? डाइकोटिलीडोनस प्लांट के अंदर, राइट. क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की इसलिए. हाँ, एडिशनली आपको यह देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म के अंदर भी. डन. प्राइमरी रूट इज इलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल. प्राइमरी रूट कहां से बनता है? रेडिकल में से. ओके. सेकेंडरी रूट कहां से बनता है? प्राइमरी रूट में से. टर्सरी रूट किस में से बनेगा? सेकेंडरी रूट में से. और क्वाटरनरी रूट कहां से बनेगा? टर्सरी रूट में से, राइट. ये सीक्वेंस भी आपको यही फॉर्मेट के अंदर याद रखनी है. एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड એટલે राई, जो हम वघार में डालते हैं ना शाक दाल में, वो राई जो है मस्टर्ड प्लांट है. चलिए, आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. कोई डाउट नहीं है? गुड. चलिए, सेकंड टाइप ऑफ रूट सिस्टम जिसको मैं बोलूंगा फाइबरस रूट सिस्टम. क्या बोलूंगा मैं? फाइबरस रूट सिस्टम. अगर मुझे फाइबरस रूट सिस्टम के बारे में स्टडी करना है, भूलूंगा नहीं उस हिसाब से, तो मुझे बात करनी पड़ेगी पहले एक इवोल्यूशन की, के एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, उसमें डाइकोट पहले हुए हैं, उसके बाद इवोल्व हुए हैं मोनोकोट प्लांट. उसकी दूसरी ब्रांच बनी एंजियोस्पर्म की. तो पहले आए डाइकोटिलीडोनस प्लांट, उसके बाद आए मोनोकोटिलीडोनस प्लांट. आपको ऊंधा याद नहीं रखना है,
कि पहले मोनोकोट आया उसके बाद डाइकोट आया, ऐसा नहीं है। पहले डाइकोट आया उसके बाद मोनोकोट आया, ये उसका ऑर्डर है इवोल्यूशन का। आई होप आई एम क्लियर, थम्स अप करिए। ओके, अब इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा राज छुपा है। मोनोकोट के इवोल्यूशन, मोनोकोट की जरूरत क्यों पड़ी, प्लांट को मोनोकोट क्यों बनना पड़ा, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस हिस्ट्री है। राइट? एक समय ऐसा था 6.5 करोड़ साल पहले, जब डायनासोर का राज चल रहा था इस अर्थ के ऊपर। राइट? एकदम टेरिफिक, वो डोमिनेंट क्रिएचर थे। वो मेजॉरिटी ऑफ देम यूज टू बी कार्निवोरस, बहुत ही कम उसमें से हर्बेशियस थे या तो हर्बीवोरस थे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके, अब कुछ ऐसी सिलेस्टियल बॉडी का एक्सीडेंट हुआ हमारी अर्थ से। सिलेस्टियल बॉडी पता है ना, उल्का, तो ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ, ऐसी एक थियरी है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग, बट ये थियरी को हम आगे लेके चल रहे हैं कि कोई एक सिलेस्टियल बॉडी जो अर्थ से टकराई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स पूरे फैल गए। तो देयर यूज टू बी वेरी लॉन्ग टाइम कि अर्थ के ऊपर सनलाइट आई ही नहीं। मीनवाइल हुआ क्या, ये टक्कर इतनी तेज थी कि जितने भी बड़े ऑर्गेनिजम्स थे, एनिमल्स, सब साफ। सनलाइट नहीं मिली लॉन्ग टाइम, पूरी एनिमल तो खत्म हुए, प्लांट भी खत्म। राइट? प्लांट भी सभी एब्सेंस ऑफ सनलाइट थी, सभी खत्म हो गए, वेनिश्ड हो गए। बचा कौन? जो सोइल में बरोइंग का मतलब खाड़ा खोद के अंदर रहते थे, वो बच गए। दूसरा बचा कौन? जो पानी के अंदर था, वो भी बच गए। तीसरा कौन बचा? जिसको उड़ने आता थे, वो भी बच गए थोड़े बहुत। राइट? तो कुछ एक एनिमल्स के ग्रुप, कुछ एक प्लांट्स के ग्रुप बच गए। हाँ, प्लांट में एक फायदा होता है, प्लांट लाइफ में एक फायदा होता है, क्या पता है? उसके सीड्स एंड उसके एक सीड होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन करता है? स्पोर, कम ऑन, स्पोर, SPOR, स्पोर्स। तो सीड्स एंड स्पोर्स प्लांट के बच गए। तो जब सेटल हुआ ना सब कुछ, तो प्लांट लाइफ फिर से वापस आने लगी, वेरी रैपिडली, फास्ट प्लांट लाइफ वापस आ गई। तो अगर प्लांट रीएस्टैब्लिश हुए तो अब एनिमल को रीएस्टैब्लिश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि फूड अवेलेबल है। तो दूसरी बार मास जो एक्सटिंक्शन हुआ वो रीएस्टैब्लिश हुआ। तब वर्टिब्रेट्स के पास टोटल, वर्टिब्रेट जो लैंड के ऊपर थे, 4 ऑप्शंस थे। पहला था एम्फीबिया, दूसरा था रेप्टाइल्स, तीसरा था बर्ड्स, चौथा था मैमल्स। 4 में से सबसे बड़ा दिमाग किसके पास था? मैमल्स के पास। तो अब ये 4 में से सबसे बड़ा कौन होने वाला था? मैमल्स। बस उसके बाद से मैमल्स जो है उसका रूल्स धीरे धीरे चालू हुआ। रेडी? अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता ना तो आज भी अर्थ के ऊपर शायद हम नहीं होते, कोई दूसरा होता, दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म शायद हो सकते थे। राइट? ओके, अब मैं चालू कर रहा हूं मैमल्स की डोमिनेंसी। मैमल्स की डोमिनेंसी, मैमल्स भी कार्निवोरा थे, मेजॉरिटी ऑफ देम। जब इवॉल्व हुए तब कैसे थे? कार्निवोरस, तो दूसरे एनिमल को खाते थे। बाद में जब मैमल्स में हाईएस्ट लेवल में इवोल्यूशन बढ़ा, तब काफी सारे मैमल्स ऐसे हुए जो मॉडिफाई हो गए। जैसे मैं बोलूं कि अगर डायनासोर्स थे तो डायनासोर
जो ओरिजिनल थे वो तो सब कैसे थे, कार्निवोरा, लेकिन बाद में कुछ मॉडिफाई हो गए, कैसे बने, जो प्लांट ईटिंग बन गए, हर्बीवोरा बन गए। ऐसे एनिमल्स में भी जो सबसे पहले आए थे वो कैसे थे, कार्निवोर, बाद में हर्बीवोर बने। तो जब प्लांट को ईट करने वाले आए मेमल्स, तब एक जो सबसे बड़ी चेंज हुई प्लांट लाइफ में वो ये थी कि उसको ये बनाना पड़ा, मोनोकॉट। जब प्लांट ईटिंग मैमल्स बने अर्थ के ऊपर, तब उसका रीजन एक है, उसके लिए आपको फोटोसिंथेसिस में जाना पड़ेगा। चलिए, कैसे, कौन से ऐसे सेंटर है जिसमें फोटोसिंथेसिस चैप्टर खत्म हो चुका है, फोटोसिंथेसिस खत्म हो चुका है, ऐसे कौन से सेंटर्स है? ऑल राइट, ऐसे कौन से सेंटर है जहां पे फोटोसिंथेसिस खत्म, चालू भी नहीं हुआ है, दे डोंट नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, ऐसे कौन से सेंटर्स है? हैंड रेज तो करिए, कम से कम मुझे पता चले। जिसको नहीं पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, मीन्स चैप्टर एक पूरा है, फोटोसिंथेसिस नाम का एक चैप्टर है वो नहीं चला है, मैं वो पूछ रहा हूं, तो सबको पता है इन शॉर्ट? ओके, हिम्मतनगर में नहीं चला है, ऑल राइट, फाइन, ओके। अब जो डाइकोटिलीडोनस प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस का C3 पाथवे होता है। ये जिसको नहीं चला है उसको सुनना है और याद रखने की ट्राई करनी है, वो आने वाला है, राइट। आई रिपीट, डाइकोटिलीडोनस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का C3 पाथवे होता है, जिसमें एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जो फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। फिर भी वो है, बिकॉज वो एडेप्टेशन है, वो पॉजिटिव है, एंटी हीरो टाइप की इफेक्ट है, एंटी हीरो इफेक्ट, लाइक पुष्पा भाव, ऐसे नहीं चलता था वो है हीरो लेकिन काम तो विलन का है ना, तो फोटो रेस्पिरेशन ऐसा ही है, वो है हीरो लेकिन काम उसका विलन का है, राइट। तो फोटो रेस्पिरेशन नाम की एक एक्टिविटी यहाँ पे प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है, लेकिन वो करने के लिए एक थोड़ा सा लॉस होता है। वो लॉस क्या है? कम फोटोसिंथेसिस। तो अगर कम फोटोसिंथेसिस होती है तब उसका फूड प्रोडक्शन का रेट कम है। अगर फूड प्रोडक्शन का रेट कम है तो उसमें ग्रोथ रेट कम है, पॉइंट टू बी नोटेड। वो कम स्पीड में ग्रो हो सकते हैं, रादर देन जब प्लांट ईटिंग मेमल की बात करूंगा मैं, हर्बीवोरस मेमल्स की बात करूंगा, तो वो उसको खाने के लिए सिर्फ प्लांट चाहिए। तो जिस स्पीड में प्लांट ग्रो कर रहा है ना, उससे ज्यादा स्पीड में तो वो खा जाएंगे प्लांट को। तो प्लांट को बीक लाएगी, प्लांट को क्या लाएगा? बीक लाएगी कि अगर इसको जिंदा रखना है तो मैं मर जाऊं उससे ज्यादा उसके लिए कोई दूसरे टाइप का प्लांट बना दूं। इसीलिए मोनोकोट का इवोल्यूशन हुआ। तो डाइकोट में दुश्मनी कहां पे थी? नेगेटिव पॉइंट क्या था उसका? फोटो रेस्पिरेशन वाला। नेगेटिव पॉइंट उसका क्या था? फोटो रेस्पिरेशन, राइट। तो फोटो रेस्पिरेशन का जो पॉइंट था वो एलिमिनेट कर दिया, दूर करके थोड़ी अरेंजमेंट बदल दी। तो C3 पाथवे की जगह पे मोनोकोट में C4 पाथवे आ गया। क्या आ गया? C4 पाथवे आ गया, जिससे उसकी जो नेगेटिविटी थी, जो एफिशिएंसी कम थी फोटोसिंथेसिस की, वो इंक्रीज हो गई। तो यहां पे 100% जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करेंगे वो पूरे का पूरा फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लॉस नहीं होता है यहां। तो ये एक पॉजिटिव मोड ऑफ चेंज यहां पे एडप्ट किया। तो उसकी जो
फोटोसिंथेसिस की रेट थी वो इंक्रीज हो गई, मींस फूड प्रोडक्शन करना उसने इंक्रीज कर दिया। तो मोनोकोट जो है, मोनोकोट के अंदर ये पहला चेंज हुआ, एक C4 पाथवे आ गया। सो फास्ट फोटोसिंथेसिस, राइट। अगर फास्ट फोटोसिंथेसिस है तो मोर फूड इज प्रोड्यूस्ड। अगर मोर फूड प्रोड्यूस होता है तो फास्ट ग्रोथ होता है, राइट। फास्ट ग्रोथ होता है उसका। मोनोकोट में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉमन है। ओके, एक और चेंज किया उसने लाइफ साइकिल में, राइट। लाइफ साइकिल में भी चेंज किया उसने, करना पड़ा, किया नहीं, करना पड़ा। अब देखिए, अगर उसको फूड ज्यादा बनाना है, अगर उसको फोटोसिंथेसिस ज्यादा स्पीड में करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि फटाफट उसके पास वाटर पहुंचे, फटाफट उसके पास जमीन में से इनऑर्गेनिक मटेरियल जो जिसको आप मिनरल्स बोलते हो वो एब्जॉर्ब होके चले जाए। तो उसकी रिक्वायरमेंट एब्जॉर्प्शन की इंक्रीज हो गई, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। उसकी एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई, उसकी नीड बढ़ गई, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई। तो उसको छोटे से लाइफ स्पान के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करनी पड़ेगी। उसके लिए उसकी रूट सिस्टम को उसको बदलना पड़ेगा। क्यों पता है? ये रूट सिस्टम का एक यही पार्ट ऐसा है, लास्ट पार्ट, जो एब्जॉर्प्शन कर सकता है, बाकी का पूरा पार्ट एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता है। एक लास्ट पार्ट ही ऐसा है, टर्मिनल पार्ट, जो एब्जॉर्प्शन कर सकता है, बाकी का पार्ट एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता है। तो इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी में एब्जॉर्प्शन इसको परवड़ेगा नहीं, तो मोनोकोट बेचारा सूख जाएगा, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा और जी नहीं पाएगा। तो उसको रूट सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये बदलाव क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा। चलिए, अब मैं जा रहा हूं ये रूट सिस्टम के चेंज के पास। तो यहां पे जो पॉजिटिव चेंज है वो क्या है? तो रेडिकल तो एग्जैक्टली ऐसा ही था, रेडिकल में से प्राइमरी रूट बन गया। चलिए, प्राइमरी रूट बन गया। अब क्या बात हुई यहां पे? सेकेंडरी रूट रेडिकल में से नहीं, सॉरी, प्राइमरी रूट में से नहीं बनने वाला है यहाँ, राइट। मोनोकोट के अंदर प्राइमरी रूट जो होता है, ये प्राइमरी रूट, उसको बेचारे को गुजरा देते हैं वो लोग। डिग्रेड हो जाता, डिग्रेड हो डिग्रेड हो जाता है मतलब सड़ जाता है, राइट। डिग्रेड हो जाता है मोनोकोट के अंदर। चलिए, मैं यहां पे आपको डायग्राम के साथ समझा दूंगा। से फॉर एग्जांपल, मैं जो बोल रहा हूं ये है सॉइल, ये है उसका शूट सिस्टम, ये उसका जो रूट जो प्राइमरी बना है वो से वैसे ही बनेगा, बन जाएगा। कुछ समय के बाद ये यहां से सड़ना शुरू हो जाएगा, सड़ जाएगा, इट विल बी डीनेचर्ड, सड़ गया, राइट। तो ये ठूठिया रह जाएगा पीछे से, ऐसा ये ठूठिया रह गया पीछे, बाकी का सड़ गया। अब क्या होगा? ये जो पीछे का पार्ट है ये है उसका स्टेम बेज, स्टेम का बेज है। प्राइमरी रूट तो सड़ गया बेचारा, है ना। प्राइमरी रूट जो है वो क्या हो गया? सड़ गया, डिग्रेड हो गया। तो ये रेडिकल में से प्राइमरी रूट जो है वो बन के सड़ गया। अब बारी होती है स्टेम की। स्टेम का जो बेस है उसमें से ऐसे रूट सिस्टम निकलेगी, दूसरी फाइबर जैसी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, काफी सारे,
कितने सारे ढगले ढगला निकलेंगे, राइट। तो यहां पे सेकेंडरी रूट जो है, सेकेंडरी रूट वो निकला है स्टेम के बेस में से। कहां से निकला है? स्टेम के बेस में से। तो अगर सेकेंडरी रूट स्टेम के बेस में से निकलता है, मैं उसको ऐसी रूट सिस्टम को बोलूंगा, क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? फाइबरस रूट सिस्टम। क्यों? रूट के फाइबर्स मिले आपको, फाइबर टाइप के रूट है, इसलिए ऐसी सिस्टम को मैं बोलूंगा फाइबरस रूट सिस्टम। चलिए, फाइबरस रूट सिस्टम, it is getting seen into monocotyledonous plant। मोनोकोट में देखने को मिलेगा। उसकी पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन की मैंने, क्यों मोनोकोट में ये देखने को मिलता है, राइट। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मीन्स बनता है, बनने के बाद डीनेचर हो जाता है। रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट, ये रहे लार्ज नंबर ऑफ रूट, ऐसे फाइबर जैसे रूट निकल जाते। दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। याद आ गया? बेस ऑफ स्टेम में से निकलेंगे, उसको हम बोलेंगे फाइबरस रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे? फाइबरस रूट सिस्टम। तो फाइबरस रूट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी रूट्स ही होते हैं, प्राइमरी भी होता नहीं है, डिग्रेड हो जाता है। टर्शरी क्वाटरनरी बनते ही नहीं है। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी रूट होता है, राइट। और वो भी किसमें से बनता है? स्टेम के बेस में से बनता है। और एग्जाम्पल जो है वो है, कोई भी मोनोकोटिलीडोनस प्लांट ले सकते हो। यहां पे आपको बुक के अंदर शेयर किया है गेहूं, व्हीट का प्लांट, राइट। चलिए, कोई डाउट, डिफिकल्टी? डाउट, डिफिकल्टी? ओके, लास्ट टाइप ऑफ रूट, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे हम उसको? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ओके, एक हेरारकी आपको टेप रूट सिस्टम में मिली है। एक हेरारकी आपको टेप रूट सिस्टम में मिली है। क्वाटरनरी रूट सिस्टम क्वाटरनरी रूट किस में से बनेंगे? सेकेंडरी, टर्सरी में से। टर्सरी किस में से बनेगी? सेकेंडरी में से। सेकेंडरी कहां से बनेगी? प्राइमरी में से। प्राइमरी कहां से बनेगी? रेडिकल में से। तो अल्टीमेटली रेडिकल में से प्राइमरी, प्राइमरी में से सेकेंडरी। दैट इज हाउ इट शुड बी प्रॉपरली प्रोड्यूस्ड। अगर रेडिकल में से नहीं बनता है, दूसरे कोई पार्ट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स में से निकलता है, स्टेम में से रूट बना, लीव्स में से रूट बना, बर्ड्स में से रूट बना, तो उसको मैं बोलूंगा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। रूट का डेवलपमेंट ओरिजिनली कहां से होता है? रेडिकल में से। अगर रेडिकल में से नहीं बना और कोई भी वेजिटेटिव कंपोनेंट से बना, वेजिटेटिव का मतलब होता है लीव्स और स्टेम में से, तब मैं उसको क्या बोलूंगा? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। रूट दैट अराइज फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल, रेडिकल के सिवाय किसी में से भी बनता है, उसको मैं बोलूंगा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। लाइक ग्रास, मोन्स्टेरा एंड बनियन ट्री, ये वड़ की वड़वाई जिसमें लटकते हैं वाइंद्रे की तरह, बस वही, राइट। तो वड़ की जो वड़वाई होती है, राइट, उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो 3 टाइप की रूट सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। नंबर 1 है टेप रूट सिस्टम, नंबर 2 है फाइबरस रूट सिस्टम एंड नंबर 3 है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम।
डाइकोट के अंदर होगी टेप रूट सिस्टम, मोनोकोट के अंदर होगी फाइब्रस रूट सिस्टम। तो एडवेंटिशियस किस में होगी? दोनों के अंदर होगी। काफी सारे डाइकोट ऐसे है जिसमें एडवेंटिशियस है, काफी सारे मोनोकोट ऐसे है जिसमें एडवेंटिशियस है। तो एडवेंटिशियस तो एडिशनल है, एडिशनल। ऐसा नहीं है कि एडवेंटिशियस है तो वो दोनों में से एक नहीं है, वो दोनों तो होगी ही, मेन दो ही है, या तो टेप रूट है या तो फाइब्रस रूट है। ये तो वधारा का है, एक्स्ट्रा। तो टेप रूट प्लस एडवेंटिशियस एंड टेप फाइब्रस रूट प्लस एडवेंटिशियस। डू रिमेंबर दिस। ऐसा नहीं माना जाएगा कि एडवेंटिशियस रूट्स है तो उसके पास फाइब्रस या तो टेप रूट सिस्टम नहीं है, वो दोनों में से एक तो होगा ही। ये तो एक्स्ट्रा है, वधारा का है, राइट। टेका देने के लिए है ये रूट सिस्टम टेका देने के लिए है, एक्स्ट्रा टेका। कभी कभी पार्टी में से एक दो सीट कम पड़ती है तो किसी का टेका लेना पड़ता है पॉलिटिक्स में, है ना। तो ऐसा ये टेके का सिस्टम है एडवेंटिशियस रूट। मेनली तो दो ही है। चलो इतना पता चल गया है, आई होप, राइट। उसके बाद का जो है हमारा डिस्कशन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे। 4 बज चुके हैं, आपके फेस में भी 4 बज चुके हैं और घड़ियाल में भी 4 बज चुके हैं। यस सर। सर इस चैप्टर की नोट्स देंगे आप? हाँ, क्यों नहीं देंगे, देंगे ही, व्यवहार देंगे, ओके सर, है ना। मैं बोल देता हूँ मैडम को बे। थैंक यू। ऑल राइट बेटा, चलो, आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, हैव अ नाइस